आज हम लीगल एप्टीट्यूड के अंदर नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है लॉ रिलेटिंग टू टोट। टोट से रिलेटेड लॉ। अब टोट होता क्या है? टोट का मतलब होता है किसी के साथ कुछ गलत होना, रॉन्ग। द टोट वर्ड इज अ फ्रेंच। जो टोट है वो फ्रेंच वर्ड है। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, टोट बताओ कौन सा वर्ड है। इट इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग। इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। द टोट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टोटम। टोटम लैटिन वर्ड टोटम से डिराइव हुआ है। द सिंपली स्टेट टोट मीन रॉन्ग। टोट का मतलब होता है रॉन्ग। टोट का मतलब होता है रॉन्ग। बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टोट। टोट का मतलब होता है रॉन्ग होना। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बट एवरी टोट इज एवरी रॉन्ग इज नॉट टोट। हर एक रॉन्ग जो है टोट नहीं होता। टोट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग। जो टोट है, गलत तो दो तरह के गलत होते हैं। एक गलत वो होता है जो माफ किया जा सकता है, एक गलत वो होता है जो माफ नहीं किया जा सकता। दो तरह के गलत होते हैं। एक गलत वो होते हैं जिनको माफ किया जा सकता है, एक होते हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। जो टोट है, टोट टोट जो है वो सिविल नेचर का रोग है। लिख लो, टोट इज अ सिविल wrong। Civil wrong. It is not a criminal wrong। क्रिमिनल wrong। आपने चोरी की, चोरी करना क्राइम है। चोरी करना क्राइम है, तो वो टोट नहीं है। आपने कुछ फॉलो नहीं किया, आपने गलत कोई इंफॉर्मेशन फाइल की, वो जानबूझ के कोई गलत इंफॉर्मेशन फाइल कर देना या कुछ भी ऐसे आपने किया, वो सिविल रोंग है। तो रोंग दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल रोंग, एक होता है क्रिमिनल रोंग। और टोट कौन सा रोंग है बताओगे? टोट कौन सा रोंग है? दो तरह के रोंग होते हैं, एक होता है सिविल रोंग, एक होता है क्रिमिनल रोंग। आपने क्या क्रिमिनल रोंग किया, मतलब चोरी कर ली, चोरी एक क्रिमिनल रोंग है। आपने सिविल है ना सर? हाँ, आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया किसी तरह का, लॉ के अंदर कोई कंप्लायंस था, आपने नहीं किया। कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन के अंदर आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया, वो सिविल रोंग है। ठीक है ना? टोट जो है, टोट इज अ सिविल रोंग। टोट इज अ सिविल रोंग। तो तभी बोला गया है कि सारे के सारे रोंग जो है टोट नहीं होते। जो सिविल रोंग होते हैं वो टोट होते हैं, क्रिमिनल रोंग टोट नहीं होते। रोंग्स इन लॉ आर आइदर पब्लिक और प्राइवेट। अब बात करते हैं आगे। Broadly speaking, public wrong are the violation of public law। अब wrong आगे क्या होते हैं, फर्दर दो तरह के होते हैं।
रोंग एक तो होते हैं पब्लिक पब्लिक नेचर के, पब्लिक रोंग, दूसरा होता है प्राइवेट रोंग। प्राइवेट रोंग, पब्लिक रोंग वो रोंग होते हैं अगर आप किसी पब्लिक लॉ को ब्रीच करते हैं, अगर आप किसी पब्लिक लॉ को ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, अगर आप किसी पब्लिक लॉ को तोड़ते हैं उसको बोला जाता है पब्लिक ब्रीच, उसको बोला जाता है पब्लिक रोंग। एंड अमाउंट टू बी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, और जो ये ऑफेंस माना जाता है ये किसके अगेंस्ट माना जाता है, ये ऑफेंस माना जाता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट इस काम को क्या बोलेगी, अगर आपने किसी ऐसे पब्लिक लॉ को फॉलो नहीं किया, आपने कोई पब्लिक रोंग किया है, तो वो गवर्नमेंट के सामने क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन प्राइवेट रोंग क्या होते हैं, अगर आप ब्रीच करते हो प्राइवेट लॉ का, प्राइवेट रोंग क्या होते हैं, प्राइवेट रोंग वो रोंग होते हैं अगर आप ब्रीच करते हो किसका, किसी प्राइवेट लॉ का, प्राइवेट लॉ का। और ये रोंग किसके अगेंस्ट होता है, ये गलत काम आप करते हो किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट, आपने किसी एक पर्सन के खिलाफ कोई गलत काम किया, उसको बोला जाता है प्राइवेट रोंग। आपने किसी एक पर्सन के साथ गलत किया, उसको बोला जाता है प्राइवेट रोंग। अगर आपने किसी पब्लिक लॉ को फॉलो नहीं किया तो उसको बोला जाता है पब्लिक रोंग। पब्लिक रोंग और अ क्राइम आर दोज रोंग which are made punishable under penal law belonging to the public law। पब्लिक रोंग जो होते हैं वो पुनिशेबल होते हैं किसमें, पेनल लॉ के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर वो क्या होते हैं, पुनिशेबल होते हैं। सिविल रोंग का पता चल गया, क्रिमिनल रोंग का पता चल गया, प्राइवेट रोंग क्या होता है और पब्लिक रोंग क्या होता है, समझ आ गई, कोई डाउट इनमें? ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोट की बात करते हैं। टोट मीन्स अ सिविल रोंग, टोट क्या है, सिविल रोंग है, which is not exclusively the breach of contract or breach of trust। The difference between civil and crime wrong depend upon the nature of appropriate remedy provided by the law। भाई ये कहना चाह रहा है कि जो टोट होता है, टोट वो क्या है, सिविल रोंग है, सिविल रोंग, सिविल रोंग, जो कि क्या नहीं है, नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द सिविल रोंग एंड क्रिमिनल रोंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रेमेडी। सेक्शन 2 क्लोज M of the Limitation Act state tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust। जो सेक्शन 2 है, टोट की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लोज M जो है लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज M क्या कहता है, वो कहता है जो टोट है, टोट इज अ सिविल रोंग, टोट इज अ सिविल रोंग, जो कि क्या नहीं है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि पूरी तरह से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, एक सिविल तरह का, मतलब वो ऐसा रोंग है जिसको हम क्या क्या कर सकते हैं, जो क्रिमिनल नहीं होता, जो क्राइम नहीं माना जाता, वो उस तरह का सिविल रोंग है। समझ आ गई? क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे टोट्स क्या है, टोट क्या है, एक सिविल रोंग है। सालमेंट ने क्या बोला है, सालमेंट उसने टोट के बारे में क्या बोला है, डिफाइन इट इज अ सिविल रोंग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिसके लिए रेमेडी जो क्या है,
एक्शन है, एक्शन किसके लिए, डैमेजेस के लिए एक्शन लेना, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। सोलमेंट ने बोला है, सोलमेंट कहते हैं, याद करना आप ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, कि जो टोर्ट है, टोर्ट एक सिविल रोग है, टोर्ट एक सिविल रोग है जिसके लिए फॉर विच जो रेमेडी है, जो रिलीफ है, किसमें मिलता है, फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ। एक कॉमन लॉ होता है जिसमें आपको क्या मिलती है, जो डैमेज हुई है, डैमेज आपको, डैमेज जितनी भी, अगर किसी पर्सन को कोई नुकसान हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज के लिए उसको क्या मिलेगा, भरपाई मिलेगी उसकी। अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए उसको कॉमन लॉ के अंदर रेमेडी मिलेगी। क्लियर है? सॉल्वेंट कहते हैं जो टोर्ट है वो एक सिविल लॉ है, सिविल रोग है जिसके लिए रेमेडी क्या है, फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन, जिसके लिए रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शन है, फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो डैमेजेस किसी पर्सन को हुई है उस डैमेजेस के लिए कॉमन लॉ एक्शन, जो कॉमन लॉ के अंदर एक्शन बताया गया है वो क्या है, रेमेडी है। समझ आ गई? Which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation. फ्रेशर क्या कहता है, फ्रेशर describe an infringement of right in realm of private individual giving a right of compensation at a suit of injured party। जो टोट है, टोट का मतलब यहाँ पे किससे है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट से है। फ्रेशर क्या कहता है, टोट क्या है, किसी के राइट को क्या करना, किसी के राइट को इन्फ्रिंज कर देना, तोड़ देना, खराब कर देना, किसी के राइट को इन्फ्रिंज कर देना। एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, जिसमें एक प्राइवेट पर्सन को क्या दिया जाता है, एक राइट मिल जाता है किस चीज का, कंपनसेशन का। वो क्या कर सकता है कि भाई किसी पर्सन के राइट का अगर इंफ्रिंजमेंट किया गया है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके पास क्या है, राइट ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे टोट का मीनिंग फ्रेशर ने क्या दिया है, टोट का मीनिंग इसने दिया है, टोट मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, किसी पर्सन के राइट का नुकसान होना, किसी पर्सन के अधिकार का नुकसान होना, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। और जो भी इंजर्ड पार्टी है उसके पास क्या आ जाता है, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू कंपनसेशन, उसको बोला जाता है टोट्स। समझ आ गई? अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, आप लोगों से पूछूं तो टोट्स होता क्या है बताओगे? मोटा मोटी टोट एक रोग होता है जो कि सिविल नेचर का होता है, टोट एक रोग होता है जो सिविल नेचर का होता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या बताया है टोट की डेफिनेशन, लिमिटेशन एक्ट के अंदर टोट की डेफिनेशन बताया है, टोट मीन्स अ सिविल रोंग which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust। जो कि क्या है कि भाई जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है पर पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकती है एक तरह से। और क्या है, अगर सालमेंट की डेफिनेशन की मैं बात करूं, सालमेंट कहते हैं कि भाई ये एक सिविल रोंग है जिसके लिए रेमेडी जो क्या है, कॉमन लॉ एक्शन है, जिसके लिए रेमेडी क्या है, कॉमन लॉ एक्शन है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। फ्रेशर का कहते हैं, फ्रेशर कहता है कि भाई इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कंपनसेशन, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को कि भाई मान लो अंशु के पास कोई एक राइट था, राइट उसने अपने राइट था, उसने अपने किसी चीज का क्या करा रखा था, मान लो कॉपीराइट करा रखा था, कॉपीराइट, उसने अपनी किसी चीज का कॉपीराइट करा रखा था, किसी कंटेंट का उसने कोई चीज बनाई थी। मान लो यशु ने बिना अंशु से पूछे
उसकी चीज को यूज कर लिया बिना उससे पूछे, तो इसमें क्या होएगा, इसमें यशु ने क्या किया है, यशु ने इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट किया है, यशु ने अंशु के राइट को इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट किया है, जिसके लिए अंशु के पास क्या आ जाता है, राइट ऑफ कंपनसेशन, राइट ऑफ कंपनसेशन। इंजर्ड पार्टी कौन है, अंशु, अंशु के पास राइट ऑफ कंपनसेशन आ जाता है एट द सूट, वो केस फाइल कर सकती है और कंपनसेशन ले सकती है, किससे, यशु से। ये क्या होता है, ये सिविल रॉन्ग माना जाता है। ये जो आप किसी के कॉपीराइट को बिना उसकी मर्जी से यूज कर लेते हो, बिना किसी की मर्जी से कोई काम कर लिया, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सिविल रॉन्ग होते हैं, और सिविल रॉन्ग के लिए आपको कंपनसेशन मिलता है। समझ आ गई? कोई डाउट? बताओ, बोलो, किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके भैया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाइन फाइट क्या कहते हैं, विन फाइट क्या कहते हैं, विन फाइट कहते हैं tortious liability arise from the breach of duty primary fixed by the law. This duty toward person generally, and it is a breach is a redressal by the action for unliquidated damages. मान लो क्या हुआ, कोई प्राइमरी ड्यूटी आपको किसी पर्सन को दी गई, किसी पर्सन को लॉ के अंदर, किसी पर्सन को लॉ के अंदर कोई प्राइमरी ड्यूटी दी गई, बट उसने क्या किया, बट उसने उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, उस ड्यूटी को तोड़ दिया, उस ड्यूटी को माना नहीं, बस उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, और उसकी ब्रीच होने से अगर किसी को डैमेज हुआ है, उसकी ड्यूटी को ब्रीच होने से अगर क्या हुआ है, डैमेज हुआ है, किसी पर्सन को नुकसान हुआ है, देन ही हैज द कॉमन लॉ एक्शन, बाय टेकिंग कॉमन लॉ एक्शन वो क्या कर सकता है, अपने उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो टॉर्चियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो टॉर्च है, जो विन फाइल क्या है, विन फाइल कहता है जो टोट है, टोट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स बाय द लॉ। अब तीन अलग अलग मैं आपको शॉर्ट उसमें बता देता हूँ, नोट कर लेना तीनों ने क्या क्या बोला है, इसको नोट कर लेना, तीनों ने क्या क्या बोला है, तीनों ने क्या क्या बोला है, एक बार उसको नोट कर लेना। पहले किसने, सालमन ने क्या बोला है, सालमन कहते हैं टोट जो है एक सिविल रॉन्ग है, टोट इज अ सिविल रॉन्ग, टोट सिविल रॉन्ग है। और फ्रेजर क्या कहता है, टोट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है, नोट कर लेना, टोट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है। विनफील्ड क्या कहते हैं, जो टोट है, टोट जो है वो क्या है, टोट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइमरी ड्यूटी है, ब्रीच ऑफ प्राइमरी ड्यूटी। तो तीनों का पता चल गया, कौन अलग अलग क्या कह रहे थे। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ ये डेफिनेशन किसकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या डेफिनेशन दी थी। समझ आ गई यहां तक? हाँ, अब बात करते हैं, मैं क्रक्स की बात करूं
भाई आपको किसी भी चीज को, किसी भी गलत काम को अगर आपको बोलना है कि ये टोट है या नहीं है, किसी भी गलत काम को आपने अगर ये कहना है कि ये टोट है या नहीं है, उसके अंदर आप दो चीजें देखोगे, दो दो चीजें होनी चाहिए। अगर कोई रोंग, किसी रोंग के अंदर, किसी गलत काम के अंदर दो चीजें हैं तो उसको हम टोट बोलेंगे। और वो क्या क्या है? टोट के लिए दो चीजें होना जरूरी है। पहला, इसके अंदर सिविल रोंग होना चाहिए, सिविल रोंग, सिविल रोंग होना चाहिए या सिविल इंजरी होनी चाहिए, सिविल इंजरी। नोट अ नोट अ क्रिमिनल इंजरी, नोट अ क्रिमिनल रोंग। क्रिमिनल रोंग नहीं होना चाहिए, सिविल रोंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। एवरी सिविल रोंग इज नॉट अ टोट। और हर एक सिविल रोंग भी क्या नहीं होता? रोंग नहीं होता। एंड एवरी एवरी सिविल रोंग इज नॉट अ टोट। हर एक सिविल रोंग भी टोट नहीं होता। अब किस तरह से? अकॉर्डिंगली इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश टोट फ्रॉम क्राइम एंड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ ट्रस्ट एंड अ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्या होता है कि अगर आपने, मैं बताता हूं, ये कहना चाह रहा है, अगर आपने अगर आपने अगर आपने क्या किया है, कोई क्रिमिनल कोई क्रिमिनल रॉन्ग किया है, कोई क्रिमिनल गलत काम किया है, या फिर आपने ब्रीच किया है किसको? कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर आपने ब्रीच किया है किसको? ट्रस्ट को। अगर आपने ब्रीच किया है ट्रस्ट को तो इनको टोट नहीं माना जाता। इनको क्या नहीं माना जाता? अगर आपने ट्रस्ट को क्या किया है? ब्रीच किया है, तो इनको क्या नहीं माना जाता है? इनको टोट नहीं माना जाता, टोट नहीं माना जाता। इनसे अलग जो भी आप रोंग कर रहे हो, कि भाई किस तरह का रोंग है और उसमें आपको रेमेडी क्या मिलेगी, वो डिपेंड करता है। इनको छोड़ के, इन सबको छोड़ के बाकी जो गलत आप कर रहे हो उसको टोट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टोट बोला जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? ये दोबारा समझाऊं? अगर आपने, हाँ देखो, दो चीजें होती है। एक तो क्रिमिनल क्रिमिनल रोंग नहीं होना चाहिए, तो मतलब सिविल रोंग ही क्या होंगे? टोट होंगे, सिविल रोंग ही टोट होंगे। और दूसरा कह रहा है ये, एंड एवरी सिविल रोंग एंड एवरी सिविल रोंग इज नॉट टोट। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक सिविल रोंग है, बट वो क्या नहीं है? वो टोट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिविल रोंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो सिविल रोंग है, वो टोट नहीं है। तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि सारे के सारे सिविल रोंग भी टोट नहीं होते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिख लो, ये टोट नहीं होते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है ये टोट नहीं होते, ये टोट नहीं होते। तो इसीलिए इसने यही बोला है कि सिविल रोंग भी टोट नहीं होते। और वो कौन से रोंग हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये भी क्या नहीं होते? टोट नहीं होते। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? डेफिनेशन में कोई डाउट हो? टोट की डेफिनेशन में अभी तक किसी का कोई डाउट? अंशु, यशु, सलोनी? ओके।
आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। जर्नल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ टोट। भाई जब टोट की लायबिलिटी के लिए क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कंडीशन क्या है यहाँ पे नीचे दे रखी है। जर्नल कंडीशन for the liability of torts. General condition for the liability of tort. क्या कंडीशन है? पहली, यहाँ पे wrongful एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होनी चाहिए किसी डिफेंडेंट की। यहाँ पे एक wrongful एक्ट होना चाहिए, wrongful एक्ट होना चाहिए या फिर ओमिशन होनी चाहिए, ओमिशन। दूसरा क्या होगा? दूसरा, wrongful एक्ट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ लीगल डैमेज। उस wrongful एक्ट की वजह से लीगल डैमेज होनी चाहिए, उस wrongful एक्ट की वजह से लीगल डैमेज होनी चाहिए। wrongful एक्ट की वजह से wrongful एक्ट मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज। उसकी वजह से लीगल डैमेज भी होना चाहिए। पहले तो wrongful एक्ट होना चाहिए, wrongful एक्ट की वजह से लीगल डैमेज होना चाहिए, लीगल डैमेज। तीसरा, wrongful act be of such nature has give rise to legal remedy। और जो wrongful act है उस नेचर का होना चाहिए जिससे आपको क्या मिले? लीगली रेमेडी मिले, लीगली रिलीफ मिले। wrongful act जो होगा उस नेचर का होना चाहिए, must be of that nature जिससे आपको क्या मिले? जिससे आपको लीगल रेमेडी मिले, जिससे आपको क्या मिले? लीगल रेमेडी मिले। समझ आ गई? कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? भाई अगर क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले तो एक wrongful एक्ट होना चाहिए, wrongful एक्ट की वजह से कोई डैमेज होना चाहिए और उस डैमेज से आपको क्या मिले? एक लीगल रेमेडी मिले, एक लीगल रिलीफ मिले, आप उस डैमेज की भरपाई करवा सकें, ऐसा होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? wrongful एक्ट क्या होता है? अब मैंने बात की कि यहाँ पे wrongful एक्ट होना चाहिए। wrongful एक्ट क्या होता है? The act complained of should under circumstances be legally wrongful as regard the party complaining। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी पार्टी ने किसी एक्ट को कंप्लेंट किया है तो उसको wrongfully क्या माना जाएगा? लीगली wrongful माना जाएगा। उस पार्टी के लिए उसको लीगली wrongful माना जाएगा जो पार्टी उसको क्या कर रही है? कंप्लेंट कर रही है। मान लो क्या हुआ, अंशु एंड यशु, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में कोई, मान लो अंशु ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से यशु को क्या हुआ? नुकसान हुआ। अंशु ने कोई गलत काम किया जिसकी वजह से यशु को नुकसान हुआ। अब यशु ने कंप्लेंट करी, अंशु के खिलाफ कंप्लेंट की। अब जब इसने कंप्लेंट की तो जो कंप्लेंट की गई है उस काम को बोला जाएगा, जिस काम की कंप्लेंट की गई है उस काम को बोला जाएगा लीगली wrongful एक्ट। इन अदर वर्ड, इट शुड
prejudicially affect any of the above mentioned interests and protected by law. Thus, every person whose legal right, right of reputation, right of bodily safety, freedom, right of property are violated without legal excuse has a right of action against the person. भाई किसी काम से लिखो, अगर किसी काम की वजह करने से, किसी एक काम के करने से दूसरे पर्सन की रेपुटेशन पे, दूसरे पर्सन की सेफ्टी पे, दूसरे पर्सन की फ्रीडम पे या दूसरे पर्सन का जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है वो क्या हो रहा है, वोलेट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वोलेट हो रहा है, तो उस वोलेशन को बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट, उसको बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। समझ आ गई रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? सर फिर से कहिए प्लीज हिंदी में। हाँ, रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट वो एक्ट होता है कि भाई जिसको कंप्लेन किया गया है, जिसको कंप्लेंटेंट ने क्या किया गया है, कंप्लेन किया गया है, और कंप्लेन क्या है कि एक ऐसा काम जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन का राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ रेपुटेशन, किसी दूसरे पर्सन का राइट ऑफ रेपुटेशन, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम या राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ये हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं, किसी एक पर्सन के कोई काम करने से किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन, सेफ्टी, फ्रीडम या फिर प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है, तो उसको बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। समझ आ गई? उसको बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा, अंशु, यशु तुम हो यहाँ पे? समझ आ रहा है यशु? हाँ, यशु तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। ओके। हाँ सर। दूसरा, लीगल डैमेज। लीगल डैमेज क्या होता है? लीगल डैमेज, it is not every damage that a damage in the eyes of law. हर एक डैमेज को लॉ की नजरों में डैमेज नहीं बोला जाएगा। It must be a damage which the law recognize damage. In other words, there should be a legal injury or invasion of the legal right. In the absence of infringement of legal right, an action does not lie. Also, where the infringement of legal right, action lie even though no damage may have been caused. As was stated in अंशबी वर्सेस वाइट, इसमें क्या बोला गया था? लीगल डैमेज इज नाइदर आइडेंटिकल एंड एक्चुअल डैमेज नॉर इट इज नेसेसरी पेक्यूनियरी टू मैक्सिमम एवरी। तो मतलब लीगल डैमेज क्या होता है? हर एक वो डैमेज जो लॉ की नजरों में डैमेज माना जाता है उसे ही सिर्फ लीगल डैमेज कहेंगे। हर एक डैमेज जो होती है, नॉट एवरी डैमेज इज डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ की नजरों में सारी की सारी डैमेज जो होती हैं वो डैमेज नहीं मानी जाती। जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए डैमेज, सिर्फ उन्हीं को ही डैमेज माना जाएगा। लॉ की नजरों में जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है डैमेज। अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है तो उसको डैमेज नहीं माना जाएगा, उसको डैमेज नहीं माना जाएगा। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है उसको डैमेज नहीं माना जाएगा। ऑल्सो वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, एक्शन लाई इवन थ्रू नो डैमेज। ये कहना चाह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, एक्शन डज नॉट लाई। ऑल्सो वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एंड एक्शन लाई इवन थ्रू नो डैमेज हैव बीन caused, as stated in
Ashby versus White, legal damage is neither identical with actual damage nor it is necessarily pecuniary. Two maxima, namely damnum sin injuria and injuria sin damnum. दो तरह की damages होती हैं. लीगल डैमेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? एक होता है डैमनेम सिंस इंजूरिया और दूसरा होता है इंजूरिया सिन डैमनेम. मीनिंग क्या होता है? पहले पढ़ते हैं डैमनेम सिन इंजूरिया क्या होता है. डैमनेम सिन इंजूरिया इसको ध्यान से सुनना. दोबारा से मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना. आज की क्लास का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, बड़े ध्यान से सुनना इसको. लीगल डैमेज, लीगल डैमेज क्या होता है? ये कहता है कि भाई सारी की सारी डैमेज जो होती है वो लीगल डैमेज नहीं होती. सारी की सारी डैमेजेस, डैमेज का मतलब होता है किसी को नुकसान होना. सारी की सारी डैमेज जो है वो क्या नहीं होती? लॉ की नजरों में सारी की सारी डैमेज, लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में डैमेज नहीं होती. सारी की सारी डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं होती, ये कहना है. पहली बात समझ आ गई? लीगल डैमेज में क्या लिखा गया है कि सारी की सारी डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं होती. समझ आ गया? हाँ. दूसरा, इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ लीगल इंजरी. यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक लीगल इंजरी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हुआ और आपने उसका क्लेम करना शुरू किया. भाई जिसको लॉ कहता है ना कि भाई ये जेन्युइन है, ये चीज जेन्युइन हुई है आपके साथ, उसी को ही क्या बोला जाएगा? डैमेज बोला जाएगा. मान लो एक डैमेज होती है, दो तरह की डैमेज होती है. कैसी डैमेज हो गई? अंशु ने क्या किया? यशु का क्या कर दिया? मान लो कुछ ऐसी चीज थी, मान लो उसका सैंडल तोड़ दिया, यशु का सैंडल या शूज तोड़ दिया. ये भी एक डैमेज है. ये भी क्या है? डैमेज है. और दूसरा क्या है? अंशु ने यशु का क्या तोड़ दिया? कोई महंगी चीज थी. क्या थी? मान लो कोई महंगा लैपटॉप था, जानबूझ के तोड़ दिया. तो दोनों तरह की डैमेज है. कोई लैपटॉप था, तोड़ दिया, उसको डैमेज कर दिया. अंशु ने यशु के साथ डैमेजेस की या कुछ भी की. अब सैंडल तोड़ दिया. सैंडल इज नॉट अ लीगल, सैंडल इज नॉट अ लीगल. लॉ की नजरों में अंशु ने यशु का सैंडल तोड़ दिया जानबूझ के, फिर भी ये डैमेज नहीं माना जाएगा. इट इज नॉट अ डैमेज. ये डैमेज नहीं है. इससे नुकसान थोड़ी हुआ है. अब इससे यशु को इतना ज्यादा नुकसान थोड़ी हुआ है. मान लो कोई बहुत महंगी चीज थी या कुछ बहुत कुछ भी था जिसकी वजह से, अब लोगों की नजरों में मान लो ये लैपटॉप कोई 4-5 लाख रुपए का था, बहुत महंगा लैपटॉप, और इसने अंशु ने जानबूझ के उसको नीचे तोड़ दिया धरती पे मार के. अब भाई इसके पास, यशु के पास राइट है, राइट है. लोगों की नजरों में ये भाई यशु को इंजरी हुई है, उसको इंजरी हुई है, उसको डैमेज हुआ है, तो ये लोगों की नजरों में डैमेज है. हाँ, सारे के सारे डैमेज जो हैं उनको लोगों की नजरों में डैमेज नहीं माना जाता. जिसकी वजह से लीगल इंजरी होती है या किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसको ही डैमेज बोला जाता है. समझ आ गई? क्लियर है? जहां पर किसी को, जहां पर किसी को
लीगल इंजरी हो, जहां पर किसी को लीगल इंजरी हो या फिर किसी का जो राइट है वो क्या क्या किया जाए, उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया जाए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। तो उस केस में क्या होता है, डैमेजेस माना जाता है, उस केस में डैमेजेस माना जाता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के केस में भाई वहां पर हो सकता है डैमेजेस नहीं हो। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के केस में कई बार क्या होता है, डैमेजेस के बिना भी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। डैमेजेस के बिना भी किसी को इंजरी हो जाती है। मान लो यशु ने एक बुक लिखी और उस बुक को कॉपीराइट करवा लिया कि भाई ये बुक मेरी है, ये किसी दूसरे की बुक नहीं है। अगर इस बुक को अगर किसी को यूज करना है तो मेरी मर्जी के बिना वो इसको यूज नहीं कर सकते। इस बुक में कुछ भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस बुक के कंटेंट को कोई पर्सन यूज नहीं कर सकता। जो इस बुक के अंदर लिखा है वो मेरा कंटेंट है, कोई दूसरा इस कंटेंट को यूज नहीं कर सकता। ये कॉपीराइट यशु ने ले लिया। अंशु ने क्या किया, बिना यशु से पूछे यशु की बुक में से कंटेंट चोरी कर लिया। कंटेंट क्या कर लिया, चोरी कर लिया। इसको बोला जाता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, कि भाई यशु के राइट को इसने क्या किया है, इन्फ्रिंज किया है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। यहां पर कोई डैमेज नहीं है, देयर इज नो डैमेज, देयर इज नो डैमेज। यहाँ पे कोई डैमेज नहीं है, बट यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है। यहाँ पे यशु को नुकसान हुआ है, यहाँ पे यशु को नुकसान हुआ है। तो यशु के पास इस केस में भी क्या होता है, राइट है कि वो क्या कर सकता है, यशु क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है अंशु के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ऑल्सो वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट एन एक्शन लाई इवन नो डैमेज मे हैव बीन कॉज्ड। अगर डैमेज ना भी हुआ हो, अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट आ जाए तब भी केस फाइल हो सकता है। समझ आ गई, तब भी केस फाइल हो सकता है। क्लियर है। तो हम सारी की सारी डैमेजेस को डैमेज नहीं कहेंगे। डैमेज के लिए क्या होना चाहिए, किसी की लीगल इंजरी होनी चाहिए, किसी का राइट इन्फ्रिंजमेंट होना चाहिए। समझ आ गई, उसको लीगल डैमेज बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, लीगल डैमेज बोला जाएगा। दो तरह के डैमेज होते हैं। पहला होता है डैमनम सिंस इंजूरिया, दूसरा होता है इंजूरिया सिंस डैमनम। समझ आ गई, क्लियर है। दो तरह की आपको, हाँ आगे बढ़े। सलोनी, अंशु, यशु, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है, देयर आर टू मैक्सिमा है। मैक्सिम दो तरह से इसको समझाया गया है। डैमनम क्या होता है, एक दो तरह की लीगल डैमेजेस में मैक्सिमम होते हैं। एक है डैमनम सिन इंजूरिया। डैमनम मीन्स होता है, डैमनम का मतलब होता है किसी को हार्म होना, किसी को लॉस होना, किसी को डैमेज होना इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी के मनी, किसी के कंफर्ट, किसी की हेल्थ में। डैमनम का मतलब है किसी को कोई हार्म होना, किसी को कोई लॉस होना, किसी को कोई डैमेज होना। किस चीज में, किसी की मनी में, किसी के कंफर्ट में, किसी की हेल्थ में। इंजूरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कंफर्ट बाय द लॉ। इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। डैमेज का मतलब होता है लॉस, इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। द मैक्सिमम मीन, इसका मतलब क्या होता है डैमनम सिन इंजूरिया का, इसका मतलब होता है द मैक्सिमम मीन्स दैट इन अ गिवन केस अ मैन मे सफर डैमेज and yet have no action in tort because
the damage is not an interest protected by the law of property. Therefore, causing damage, however substantial, to another person is not actionable in law unless there is a violation of a legal right. ये कहना चाह रहा है कि डैमेज को डैमनम सिन इंजूरिया के अंदर डैमेज को डैमेज तब तक नहीं माना जाएगा, डैमेज को डैमेज तब तक नहीं माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी पर्सन के लीगल राइट का क्या ना हो, वायलेशन ना हो, इन्फ्रिंजमेंट ना हो, जब तक किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन ना हो। समझ आ गई? डैमनम सिन इंजूरिया का मतलब होता है, लिख लो कि डैमेज को तब तक डैमेज नहीं बोला जाएगा जब तक कि किसी पर्सन के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। जो मैंने ये एग्जांपल लिया यशु और अंशु वाला, इसमें डैमेज क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है। यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम लगता है? डैमनम सिन इंजूरिया। भाई अगर जब लीगल राइट का, किसी के लीगल राइट का क्या हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, किसी के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डैमेज बोला जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, मान लो, हाँ मैं ये, आप लिख लो इसको, डैमनम सिन इंजूरिया का मतलब होता है कि डैमेज को डैमेज तब तक नहीं बोला जाएगा जब तक कि वहां पर किसी पर्सन के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट यहाँ पे क्या करता है? मेन है। अगर किसी पर्सन का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तभी उसको डैमेज बोला जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल डैमेज के केस में डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इज नॉट अ डैमेज एज पर द डैमनम सिन इंजूरिया। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे क्या है, मैं देखो क्या यहाँ पे क्या मानता हूँ, एक एरिया है, एक एरिया के अंदर सिर्फ एक ही शॉप थी, सभी लोग उसपे से क्या कर रहे थे? परचेज करते थे सामान, उसको बहुत प्रॉफिट होता था। उसके एरिया में सिर्फ एक ही शॉप थी। मान लो किसी एरिया के अंदर यशु की शॉप थी अकेले, यशु पूरा प्रॉफिट कमाती थी उसकी शॉप। अंशु ने उस एरिया के अंदर अपनी शॉप कर ली, अब यशु को जो पहले सेल होती थी, जो यशु को पहले कमाई होती थी, वो नहीं होती। क्या एक एरिया के अंदर दो लोग अपनी दुकान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप मुझे ये बताओ। यस सर, कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे यशु को अंशु के शॉप के आने की वजह से नुकसान हो रहा है, नुकसान। यहाँ पे नुकसान तो है, डैमेज तो है, लॉस तो है, पर क्या यशु अंशु के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? क्योंकि उसने उस एरिया में वो किया, दुकान ओपन कर लिया। भाई दुकान तो कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है? अब भाई पहले आपकी दुकान अच्छी चल रही थी, अब अंशु ने ओपन कर ली, तो भाई अभी यशु को डैमेज तो हो रहा है, लेकिन इस यशु को डैमेज हो रहा है, बट यशु के पास क्या नहीं है? एक्शन लेने का राइट नहीं है। लॉ की आंखों में ये डैमेज नहीं माना जाएगा। इन द आईज ऑफ लॉ देयर इज नो डैमेज। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे डैमेज क्या होगा? अगर इसके राइट का, मान लो यशु के पास राइट था कि भाई इस एरिया के अंदर सिर्फ इसी की दुकान होगी, इसने राइट ले रखा था,
गवर्नमेंट से राइट ले रखा था या किसी से राइट ले रखा था, बाकी कोई इस दुकान के अंदर, इस एरिया के अंदर क्या नहीं करेगा, दुकान नहीं करेगा। पर अंशु ने दुकान कर ली, अब उसका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, उसका राइट वॉयलेट हो रहा है। क्या अब यशु के पास राइट है अंशु के खिलाफ केस फाइल करने का? बताओगे? नहीं है। कैसे नहीं है? यशु ने, मान लो पहला केस था कि भाई उसने, पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन यशु ने अब गवर्नमेंट से क्या ले रखा था, अप्रूवल ले रखा था कि इस एरिया के अंदर मेरी ही दुकान होगी, और अंशु ने बिना यशु की अप्रूवल के वो दुकान ओपन कर ली अपनी। तो इस केस में यशु का जो राइट मिला हुआ था वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो यशु के पास राइट है, यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है। तो यहाँ पे डैमनम सिने इंजुरिया लगता है कि जहां पर किसी पर्सन का इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट की वजह से, वोलेशन ऑफ राइट की वजह से क्या हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको डैमेज बोला जाएगा, डैमनम सिन इंजुरिया। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट की वजह से किसी का क्या होना, नुकसान होना। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, यहाँ पे क्या मतलब होता है, डैमनम का मतलब यहाँ पे इंजरी, इंजरी की वजह से डैमेज होना, इंजरी की वजह से, किसी के इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट की वजह से डैमेज होना। और दूसरा केस है हमारे पास इंजुरिया सिने डैमनम, ये उल्टा है, इंजरी विदाउट डैमेज। डैमेज, इंजरी का मतलब यहाँ पे बिना डैमेज के ही इंजरी होना। डैमनम सिन इंजुरिया का मतलब होता है कि भाई डैमेज की वजह से, किसी के डैमेज होने की वजह से, ये क्या है, डैमनम means harm, loss, damage in respect of money, comfort, health. Injuria means infringement of right conferred by the law on the infant. The maximum means that in given case a man may have suffered damage and yet have no accident because the damage is not to an interest protected by the law unless there is also violation of right of the plaintiff. Therefore, common example are where the damage result from act done in exercise of legal right. Thus, if on a shop, you can open a shop in the neighborhood. As a result, lose some customer. बस वही है इसके अंदर। अब ये यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको समझाया वो बात थी। अब आ गया इंजूरियस इन डैमेज, कि भाई डैमेज के सिर्फ 2 मिनट देना, 2 मिनट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, इंजूरिया सिंस डैमनम क्या होता है? इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज। इसका मीनिंग होता है, इंजूरिया सिंस डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट इट इज एन इंजरी और लॉस टू और रॉन्ग इन टोटल। अगर कोई डैमेज ना भी है, बिना डैमेज के किसी को इंजरी होना, वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ